पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अब देखिए, छठ खत्म हो गया और बिहार का चुनाव तेज हो रहा है। आज राहुल गांधी भी बिहार पहुंच गए। राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने साझा सभा की। इसका मतलब महागठबंधन की एका को दिखाने का प्रयास चल रहा है और राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला, ज्यादा मोदी के बारे में और कम नीतीश के बारे में। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा कि नीतीश कुमार हैं कहां, उन्हें रिमोट कंट्रोल से दूसरे लोग चला रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है? हम लोगों ने देखा था कि जब सीट शेयरिंग हुई थी और सीटों की सूची आई थी, फिर नीतीश कुमार कैसे तेजी में और आजकल जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि 20 वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने कहा, मोबाइल दिखाया और कहा कि मैं चाहता हूं मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार दिखा लिखा दिखे। तो देखिए, राहुल गांधी की बात करेंगे और पिछले 24 घंटे में प्रशांत किशोर फिर से चलते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। प्रशांत किशोर पहुंचे हैं सीमांचल में, प्रशांत किशोर पहुंचे हैं कोसी में। कल जिस तरीके से जोकी हाथ में उनकी सभा में मुसलमानों की भीड़ उमड़ी, वह दंग करने वाली है कि आखिरकार क्या सोच रहे हैं सीमांचल के मुसलमान। क्या उन्हें इस बात का मलाल है कि महागठबंधन ने कम सीटें दी? और देखिए, कई पत्रकार इस बात को नोट करने लगे हैं कि सीमांचल में लालू यादव का नाम कम, कांग्रेस का नाम, ओवैसी का नाम और प्रशांत किशोर चल रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार में महिला वोटरों की बात करेंगे, क्योंकि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा चुके हैं। और नीतीश कुमार की महिला कंस्टिट्यूंसी, यदि हम महागठबंधन की सभाओं की बात करें तो वहां सिर्फ पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं। यह समझने की बात है। और देखिए, एक वीडियो बहुत तेज वायरल है। देखिए, सौरभ द्विवेदी ललन टॉप के हैं, वह बिहार में चुनाव कवर कर रहे हैं। बेलागंज पहुंचे थे। बेलागंज सुरेंद्र यादव का गढ़, जिसे उपचुनाव में ढहा गया। और एक मनीष यादव है जिनसे उन्होंने बातचीत की। मनीष यादव ने कहा कि जो उनकी औरत है, पत्नी है, वह पगला गई है। क्यों पागल हो गई है? क्योंकि खाते में 10 हजार रुपए आ गया है। इसके बाद वह कुछ समझ ही नहीं रही हैं। 10 हजार रुपए हम किसी और से भी दिलवा सकते थे, वह किसी और से भी ले सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 हजार रुपए भेज दिए। तो सौरभ द्विवेदी ने पूछा कि इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या यह माना जाए कि महिला जो है वह आपकी इच्छा के विपरीत जाकर वोट देंगी? तो मनीष यादव कहते हैं, 20 लाठी मारेंगे पहले ही, वोट कैसे दे देगी? तो इस सवाल को भी, इस सामाजिक विज्ञान के सवाल को समझना आवश्यक है कि क्या महिलाएं बिहार में पुरुषों की इच्छा के खिलाफ नीतीश कुमार को वोट देने जा रही हैं? और यदि देने जा रही हैं तो फिर महागठबंधन इस चुनौती से कैसे निपटेगा? तो इन तमाम पहलुओं पर आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए, 3 सवाल आपने उठाए ज्ञानेश्वर जी। इन तीनों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। अभी यहीं से शुरू करते हैं जहां आपने खत्म किया, जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है और एक कास्ट का माइंडसेट है और एक पुरुषवादी वर्चस्व का जो माइंडसेट है। ये तीनों जो आपने सामाजिक उस पहलू की बात की है, तो एकदम विशुद्ध रूप से मनीष यादव जो कह रहे हैं वो एक पुरुषवादी वर्चस्व की बात है कि महिला स्वतंत्र डिसीजन कैसे ले सकती है, कोई स्वतंत्र होकर के फैसला कैसे ले सकती है। अगर वो लेने की हिम्मत करेगी तो 20 लाठी मारेंगे उसको। तो ये जो एक मानसिकता है, ये इसको बिहार में हालांकि आमतौर पर इस तरह की कम मानसिकता दिखाई देती है। लोग ऐसे बोलते नहीं है, जाकर के इस तरह की बातें कहीं पब्लिक में नहीं जाती है। और चूंकि ज्यादातर पुरुष घरों से बाहर चले गए हैं और महिलाएं वहां घर संभाल रही हैं, उनके घर के बुजुर्गों को संभाल रही हैं, उनके बच्चों को संभाल रही हैं, तो एक अलग ही सामाजिक समीकरण बिहार के गांव में आपको दिखेगा, जहां आप कोई भी आदमी जाकर के देख सकता है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस मानसिकता के साथ एक लालू यादव का या तेजस्वी यादव का या आरजेडी का एक सपोर्टर इस मानसिकता का है, इस मेंटेलिटी का है, जो खुलेआम ये महिला को मारने की, 20 लाठी मारने की बात कर रहा है, बात नहीं मानने पर, वोट नहीं देने पर।
तो ये एक और भी एक आइडेंटिफाई होती हैं चीजें जो जिसको लेकर के 10 तरफ सब जगह चर्चाएं होती रहती हैं। तो उसको समाज शास्त्रीय नजरिए से तो हम लोग देख ही लेंगे, जो समाज अलग हो गया है बिहार का, और वो व्यक्ति मनीष यादव जो कह रहा है वो अलग कह रहा है। अब बिल्कुल। इसका राजनीतिक पहलू को आप देखें ज्ञानेश्वर जी, हम पिछला चुनाव जो 2020 का हुआ था, तो फेज वाइज मतलब 3 चरणों में चुनाव हुए थे पिछली बार, और पहला 71 सीटों का था, फिर 94 सीटों का, और फिर आखिरी चरण। तो उसमें पहले चरण में बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी थी एनडीए, बहुत बुरी तरह से। उन 71 सीटों में से 49 सीटें जीती थी महागठबंधन। मतलब सोचिए 49, सिर्फ 22 सीटें दूसरे लोगों को गई थी, 49 सीटें जीती थी। मतलब पूरा इलाका का इलाका, जिले का जिला साफ हुआ था उस पहले फेज में। हम उसको फेज वाइज वोटिंग का पैटर्न देख रहे थे, तो पता चला कि पहले फेज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट कम पड़ा था। अब ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि ऐसा कैसे हुआ, तो लेकिन ये तो डाटा उठाया गया है, चुनाव के बाद का डाटा है बजाता, और चुनाव आयोग का डाटा है जो बता रहा है कि पुरुषों के मुकाबले लगभग 3% वोट कम पड़ा था पहले चरण में महिलाओं का। मतलब महिलाओं ने कम वोट किए थे, और वहां एनडीए चुनाव हार गया था बहुत बुरी तरह से, और इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिल गई थी। लेकिन दूसरे चरण में लगभग 6% ज्यादा वोट डाला महिलाओं ने, और तीसरे चरण में लगभग 7% वोट डाला महिलाओं ने, और तीसरा चरण एकदम साफ करने वाला था महागठबंधन को। लगभग अधिकतर सीटें जो है एनडीए के खाते में चली गई थी। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि जब महिलाएं वोट कम करती हैं, जिस चरण में कम करती हैं या जिस इलाके में कम करती हैं, वहां एनडीए की सीटें कम हो जाती हैं, वहां एनडीए का स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, विनिंग परसेंटेज कम हो जाता है। जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं वहां उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। उस वोट को तो नीतीश कुमार 2005 से अपने साथ जोड़ने के लिए 10 तरह के काम कर रहे हैं, वो किए हैं, हम लोग 10 कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसी की कॉन्टिन्यूटी में उन्होंने 10,000 रुपए उनके खाते में डाले हैं, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है, और अगली किस्त आने वाली है, पहले चरण के चुनाव के पहले अगली किस्त आ जाएगी, उसमें महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। तो ये सिर्फ ये नहीं है, ये हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए का मामला नहीं है जिसकी वजह से महिलाएं उनकी तरफ, उनकी पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं या एनडीए को वोट देना चाहती हैं। उसके दूसरे भी कारण है, जो एक समाजशास्त्री के कारण जो हम लोग देख रहे थे, जो मनीष यादव की बात थी। इस रिजिम में, नीतीश कुमार के राज में, महिलाओं को यह भरोसा है कि कोई पुरुष उसको 20 लाठी क्या 1 लाठी भी नहीं मार सकता है, नहीं मार सकता। बिल्कुल। ये नीतीश कुमार ने जो उनके जो कानून व्यवस्था उनकी स्थिति में, उनके शासन में रही है, या शराबबंदी के बाद की जो स्थितियां हैं परिवार की, समाज की, जिस तरह से घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो ये सिर्फ हमारे आपके कहने की बात नहीं है, ये तो अपराध के आंकड़े हैं, एनसीआरबी का डाटा है जो बता रहा है कि घरेलू हिंसा कम हुई है। और महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाया है नीतीश कुमार ने आर्थिक रूप से, उसके बाद इस बात की गुंजाइश कम हो गई है कि कोई पुरुष, घर का पुरुष उसके ऊपर कोई ज्यादती कर सकता है। ये संभावना बहुत कम हो गई। महिलाओं को उन्होंने उद्यमी बनाया है, उनको रोजगार दिया है, उनको जो स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% आरक्षण दिया है, जिससे वो शुरू में एक होता था, अब आप कहीं सुनते हैं कि सरपंच पति या मुखिया पति की बात आज कहीं सुनी जाती है, आज कहीं नाम नहीं आता। ये बात शुरू में 2005-10 में बड़ी मजाक की बात होती थी, लोग कहते थे कि सरपंच पति और मुखिया पति, अब तो नहीं आता है, अब तो महिलाएं मुखिया है, सरपंच है, तो खुद जाकर के डील करती हैं। महिलाएं, पहले होता था कि स्कूल में शिक्षा मित्र लगी थी तो प्रॉक्सी टीचर पढ़ाते थे, लेकिन अब तो महिलाएं खुद पढ़ाने जाती हैं। तो महिलाएं इंपावर्ड हुई हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, महिलाएं सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं, और व्यक्तिगत रूप से उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस आया है। तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं इस तरह लाठी का भय दिखा करके। ये लाठी का तंत्र लालू यादव का चलता था एक जमाने में, जिस समय चलता होगा जब वो लाठी रैली करते थे, तेल पिलावन रैली करते थे। अब ये नहीं चलेगा कि आप लाठी दिखा करके और महिला को डरा लीजिएगा कि वो आप जिसको कहें उसको वोट करें, वो बंधुआ नहीं है। ये नीतीश कुमार के राज की सफलता है कि उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनको उद्यमी बनाया है। तो ये 10,000 रुपया उसकी कंटिन्यूटी है, जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था 20 साल पहले, उसकी निरंतरता है ये, इसलिए इसका इंपैक्ट ज्यादा होना है। और अब कोई भी बात दबाने वाली नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम लगातार चुनाव दर चुनाव महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए नहीं देखते। चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ रहा है, महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट डाल रही हैं, और उनका वोट ज्यादा संख्या में एनडीए की तरफ जा रहा है, कास्ट लाइन से अलग हटके। तो इसका आशय तो ये हुआ ना कि देखिए, घर के जो मर्द हैं, भले ही वह दल में, जाति में विभाजित हैं, लेकिन महिलाओं का रुझान जो है वह सीधे तौर पर मोदी और नीतीश के साथ है, और यह बड़ी बढ़त है एनडीए के लिए।
बिल्कुल, बिल्कुल है। और ये तो हम लोग आंकड़ों से भी हमने देखा, पिछले चुनाव का आंकड़ा सबके सामने है कि जब महिला का जी। वोट कम हुआ तो एनडीए हम्म। वहां हार गई, जैसे बढ़ा वैसे एनडीए जीत गया। तो ये हम्म। महिलाओं का वोट उनकी तरफ जाता है, ये पुराना ट्रेंड है, ये एक फेनोमेनन है, पूरे देश में जाता है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी पूरे बिहार में गया, इस तरह का ये ट्रेंड रहा है। और अब वो ट्रेंड ज्यादा मजबूत हुआ है, इस बार ज्यादा और मजबूत हुआ कहीं है। ये जो गलती से भी और कहीं गलती से भी किसी यादव जी ने 10-20 लाठी मार दी औरत को, तो फिर चुनाव का मूड क्या होगा यह समझना भी परे हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो निश्चित रूप से हो जाएगा। इस तरह की, जैसे यही वीडियो बहुत रिएक्शनरी है भाई, जी। हमको हम जो इतना मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट है हमारा इस बात को लेकर के, वो इसी वजह से है कि कैसे कोई आदमी सार्वजनिक रूप से, जंगल राज है ये कोई, कि हम लोग बिल्कुल। कोई मध्यकाल में रह रहे हैं कि जब आप कहिएगा हम्म। कि हम 20 लाठी मारेंगे। हम्म। तो ये, अच्छा, आप करते क्या है भाई? आप शौचालय का काम करते हैं, हो सकता है आपकी पत्नी जीविका दीदी का काम करती हो, उसको हो सकता हम्म। है कि सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हो, वो हो सकता है इस 10,000 रुपए से कोई उद्यम शुरू करके आप जितना कमा रहे हैं 400-500 रुपया रोज, उससे ज्यादा कमाने लगे। तो बिल्कुल। आप एक तो उसके रास्ते की बाधा बनना चाह रहे हैं, उसके उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना चाह रहे हैं, उसके इंडिपेंडेंट चॉइस को, वोटिंग चॉइस को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी इस तरह का हम कह रहे हैं कि पहले नहीं देखने को मिलता था, अभी इस बार हमको ये देखने को मिला। तो ये बड़ा, हम मान रहे हैं कि आइसोलेटेड होगा और ये पूरे बिहार का ये ट्रेंड नहीं है। अगर कहीं हम्म। भी इस तरह की घटना और होती है तो वो महिलाओं को, सब आदमी कहता है कि महिलाएं कोई होमोजेनस नहीं है या एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है जिसमें वहां भी जातियों का डिवीजन है। लेकिन जाति के डिवीजन से परे जाकर के अगर 5% 10% महिलाओं ने भी वोट कर दिया तो गेम चेंजर होता है। बिल्कुल। जाति की तो बिल्कुल। बात कर ही रहे हैं, हम तो जाति कह ही रहे हैं। हम लोग तो 32% जब जोड़ते हैं कि यादव और मुसलमान का 32% आरजेडी के साथ है, तो उसमें तो हम्म। महिलाएं भी शामिल है ना। हम लोग सिर्फ यादव पुरुष तो नहीं जोड़ रहे हैं, उसमें हम्म। महिलाएं भी। अगर उसमें से 2-4%, 5% महिलाएं इससे प्रभावित होकर के चली जाती हैं, जो इंडिपेंडेंट फैसला करने वाली हैं और जिनको लाभ मिला है नीतीश कुमार के शासन का, तो गेम चेंजर हो गया। फिर तो आपके कोर वोट में से, आपकी पूंजी में से चला गया ना, जी। तो वो चला जाएगा। अभी इस बात से हम्म। भी लगा कि ये बेचैनी थी, एक घबराहट थी जो मनीष यादव की बेलागंज में दिख रही थी, वो एक घबराहट थी कि आपको आपको बेचैनी हो रही है, आप समझ रहे हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट होकर के वोट देना चाहती हैं और उनका वोट नीतीश कुमार की तरफ जाना है। इस घबराहट हम्म। में ये बात आप कह रहे थे। तो ये जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली ओवरऑल, एक तो वहां की बात हो गई बेलागंज की एक व्यक्ति की, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है कि महिलाएं अगर वोट करने जाती हैं ज्यादा संख्या में तो वो एनडीए को वोट करती हैं। और बिल्कुल। इसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण ये 10,000 रुपए का भी मामला है जो इस बार का है। इसके हम्म। पहले की जो तमाम योजनाएं हैं, स्थानीय निकायों में आरक्षण, अभी जो डोमिसाइल में 35% आरक्षण, में डोमिसाइल का आरक्षण दिया 35% बिहार की महिलाओं को, नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया, साइकिल और पोशाक की योजना शुरू हुई थी, जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, ये तमाम स्कीम्स जो नीतीश कुमार ने शुरू की है, उन तमाम योजनाओं का हाथ है। उन्होंने बिल्कुल। इंपावर्ड किया। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, आज भी हर पैमाने पर जो राज्य पिछड़ा हुआ है, उस राज्य में अगर महिलाओं को इतना इंपावर किया गया है, तो ये ऐसी चीज नहीं है जो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम लोग देख रहे हैं, ये उस बिहार की सच्चाई है। तो उसको हम्म। नहीं, उसको आप डिस्काउंट करके कोई भी चुनाव विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्काउंट करके आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। कास्ट को भी अगर हम लोग काउंट कर लें, इसके बावजूद जो ब्रॉडर सोशल इक्वेशन है एनडीए का, उस ब्रॉडर सोशल इक्वेशन को कहां मैच कर पा रहा है इंडिया ब्लॉक। बिल्कुल। और उसको भी आप मैच कर रहे होते तो हम मानते कि ठीक है, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी काम नहीं कर पाएगी आपके लिए। अगर आप दूसरा कोई भी वोट आप जुड़ रहा होता तो हम मानते कि नीतीश कुमार के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अकेले काम नहीं करेगी। अगर आपके साथ दूसरी जातियां आ रही होती, आपके साथ बड़ी मात्रा में ईबीसी के वोट आ रहे होते, आपके पास फॉरवर्ड वोट आ रहे होते, दलित का वोट आ रहा होता, या मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट रहता। अब हम लोग उसी पर चलेंगे आगे, उस मुस्लिम वाले उस पर, तो फिर हम लोग मानते कि भाई हम लोग ये नहीं काम करेगा नीतीश कुमार का महिला वाला कार्ड। लेकिन ये तो हर मामले पे आपके पास जो पिछले चुनाव में जो 37% आपको वोट आया, उसमें कौन सा वोट आप ऐड कर रहे हैं? क्या वोट ऐड हुआ है आपके चुनाव में जिसकी वजह से हम ये माने कि नीतीश कुमार खाली महिला वोट के सहारे नहीं जीत सकते हैं? बिल्कुल। उनका वोट तो इंटैक्ट है और उसके ऊपर से महिलाओं का वोट उन्होंने अपने साथ और कंसोलिडेट किया है। तो ये महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार ने डेवलप की है, ये लास्ट उनका इलेक्शन है जिसमें इसके पहले के तमाम चुनावों से बेटर पे करने जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी, आप, हम लोग अभी और आगे चुनाव बढ़ेगा तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए, देखिए, महिलाओं की बात हो गई, आगे बात करते हैं प्रशांत किशोर कैसे किशनगंज, मतलब जोकीहाट गए थे, अररिया के इलाके में गए थे, और फिर आज हमने देखा आलमनगर। ऐसी भीड़ पूछिए मत, ऐसी भीड़, किस तरीके से उस भीड़ से उन्हें निकाला गया। और जोकीहाट में दो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे। ऐसी बेताब भीड़,
कि लग रहा था प्रशांत किशोर कहीं गायब हो रहे हैं, लेकिन सीमांचल और कोसी ने तो इतना ज्यादा प्यार और समर्थन दे दिया है कि अब पूछिए मत। और जो सचमुच छठ में आए हैं, उनके भीतर, उनके बीच प्रशांत किशोर की चर्चा चल रही है। लेकिन सीमांचल में मुसलमानों के बीच प्रशांत किशोर की चर्चा नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि हम बार बार, देखिए, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, गिरिंद्र नाथ झा। आज ही हमने उनको पढ़ा सुबह, मतलब वे सीमांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं कि लालू यादव की चर्चा सबसे कम है मुसलमान, कांग्रेस की चर्चा है, और ओवैसी और प्रशांत किशोर की चर्चा है। और प्रशांत किशोर की ओर भी मुसलमान देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अकेले ऐसे हैं, जनसुराज अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 34 मुसलमानों को टिकट दिया है। और आरजेडी ने तो गिनती पूरी की है, 2020 में भी 18 दिया था, तो इस बार भी 18 दे दिया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक मुस्लिम का सवाल बिहार में, और सबसे चौंकाने वाला वोटिंग बिहेवियर मुसलमान का इस बार होने वाला है। जो सबसे ज्यादा जिसको निश्चिंत मान रहे थे कि इस बार वो, हम सब लोग मान रहे थे, हम भी मान रहे थे, हमने कई बार आपके साथ में कहा कि इस बार मुसलमान का वोट नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि एनडीए अगर जीती तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, इस वजह से मुसलमान वोट नहीं टूटेगा। वो मुस्लिम को वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को रोकने के लिए एकजुट होकर के महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। लेकिन इस बार अब ऐसा जो टिकट के बंटवारे के बाद ऐसा लग रहा है, और कई कारण ऐसे हो गए, जैसे हम लोग एक एक करके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया जो आपने कहा कि 18% आबादी वाले को आपने 18 टिकटें दी। अपने उनके पास 144 143 सीट लड़ रहे हैं, उन्होंने 18 दिया है, कांग्रेस ने 10 टिकटें दी है। तो आपने ये अपने आपकी जो जाती है 14% यादव, उसमें आपने 52 टिकट दी, और जो 18% की आबादी है उसमें 18 टिकट दी। मतलब जितना मुसलमान दिया उससे 3 गुना टिकट आपने यादव का दिया हुआ है। तो ये जो प्रशांत किशोर भी कहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो मुस्लिम नेता हैं, खास करके शाहनवाज हुसैन, जो कहते थे कि ये MY नहीं YM समीकरण है, जिसमें यादव और मुसलमान का मतलब हुआ यादव पहले है, मुसलमान बाद में है। और अब तो MY का समीकरण का की है, ये व्याख्या हो रही है कि M से मुकेश और Y से तेजस्वी यादव, तो ये मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का समीकरण हो गया। तो मुसलमान कहाँ है इसमें? तो एक कारण तो ये है कि मुसलमान कहाँ है, वो पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं भाई, हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपने उप मुख्यमंत्री घोषित करवाया, अपने मुख्यमंत्री घोषित हो गए और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करा दिया आपने, तो आपने 18% आबादी वाले को तो फिर इग्नोर किया, वो कह रहे कि हमारा क्या। फिर बाद में आप लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई एक एकल संख्यक मुख्यमंत्री भी होगा, तो अभी तक क्यों नहीं घोषित किया? कांग्रेस भी कर रही है और तेजस्वी यादव भी कर रहे, तो क्यों नहीं किया आपने? करना चाहिए ना, कर देना चाहिए। इसका मतलब आप मुसलमान को लग रहा है कि आप ये घूंघट क्या, पर्दा क्या कर रहे हैं, आप हमको ओन करने से घबरा रहे हैं। आप हमको हमारा वोट चाहिए, लेकिन आप हमको ओन करिए कि हम आपके हैं, ये कहने में आप घबरा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये कारण हुआ। एक और कारण ये हुआ कि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने 34 टिकटें दे दी, और ओवैसी के साथ क्या सहानुभूति हो गई कि ओवैसी बार बार कहते रहे कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लो, चाहे जितनी सीटें देनी हो उतनी देना। हालांकि वो भी एक टैक्टिकल लाइन थी उनकी, जो एक टैक्टिक्स के तहत वो ये बात कह रहे थे। नहीं शामिल किया गया उनको, तो वो अकेले लड़ रहे, तो उनको तो कहा ही जाएगा ना कि वो, उन्होंने तो चाहा ही था कि तालमेल हो जाए। और वो हैदराबाद में, अपने हैदराबाद में जहां जुबली हिल्स की सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, वहां उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो अब वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को हराने के लिए वहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ हमको साथ लेने को कोई तैयार नहीं है। तो एक उनके सहानुभूति हुई। और एक बड़ी सैद्धांतिक बात हमको जो समझ में आई कई लोगों से बात करके ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि मुसलमान को लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक नहीं हराने जा रहा है एनडीए को, या बीजेपी जेडीयू के ये लोग नहीं हरा पा रहे हैं। इतने वर्षों से, 20 साल से ये लोग नहीं हरा पा रहे हैं, और अब भी नहीं हरा पाएंगे। तो क्यों नहीं हम अपना नेता चुने, हम अपनी संख्या बढ़ाएं, हम अपने विधायकों की संख्या बढ़ाएं, हम बंधुआपन के साथ क्यों रहे? तो ये एक बड़ी धारणा के लेवल पर, परसेप्शन के लेवल पर, ये बड़ा ग्राउंड लेवल पर हो रहा बदलाव है कि उनको लग रहा है कि इस बार फिर एनडीए ही जीतेगा, जो होना है सो होगा ही। तो हम क्यों आरजेडी के बंधुआ बन के और आरजेडी का जो कैंडिडेट है उसको दें? फिर आपने एक वीडियो, पता नहीं आपकी नजर में आया या नहीं, एक वीडियो कहाँ का है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भूल रहे हैं, वो एक अच्छे चैनल के एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हम लोग तो हैं आरजेडी वाले, लेकिन आरजेडी ने हम मुसलमान को टिकट दे दिया है, तो हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे, हम लोग मुसलमान को वोट नहीं करेंगे। वो यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जाति के खोखन सिंह, हमको खोखन सिंह नाम याद है, कि खोखन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम उनको वोट करेंगे। तो अब ये बात क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आ रही है?
कि नहीं, ये यादव बात जहां तो वही बात है ना, ये बात तो वही बात हुई जो प्रशांत किशोर कहते थे कि हाँ देखिए, आप बिल्कुल मुसलमानों के मत से यादवों को जितवा देते हैं, लेकिन यादव का मत जो है मुसलमानों को जीत नहीं दिला पाता है। नहीं नहीं जीता था। और हाँ देखिए, एक पता नहीं कौन सा सर्वे है, प्रणब राय, यदि प्रणब राय का असली सर्वे है, हम प्रणब राय बहुत सीरियस पत्रकार हैं और इस मामले के जानकार हैं, उन्होंने कहाँ से जनसुराज को इतनी सीटें दे दी हैं, तो वह भी समझने की बात है, पता नहीं कहाँ से। और क्योंकि जो छठ में आए लोग हैं उनके बीच चर्चा शुरू हो चुकी है। हाँ हाँ, वो चर्चा हो रही है, वो हमने भी देखा, लेकिन अभी उसकी सत्यता हम लोग हाँ, के हमें सामने पता है। प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हुँ, मुसलमान के मन में ये जो तीन चार चीजें हैं, एक तो उसको आपने ईगो हर्ट किया ना, आप हुँ, जो जो कम्युनिटी आपके साथ इतनी ईमानदारी से जुड़ी हुई, आप उसको ओन करने को तैयार नहीं है कि आप बिल्कुल। हमारे हैं। ये कहिए ना, खूब हुँ, खूब सामने आकर के कहिए कि आप हमारे हैं, हम आपको हुँ, उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और हमने आपको, आपने क्यों नहीं सीटें दी उनको उनकी आबादी के अनुपात में? अठारह हुँ, परसेंट सीटें मिलनी चाहिए थी उनको, हुँ, तो वो नहीं किया आपने। जहां यादव बहुल सीटों पर आपने टिकट दिया है, वहां से छन छन के टुकड़ों टुकड़ों में ये खबरें आ रही हैं कि यादव करेंगे, मुसलमान को वोट नहीं करेंगे। और हुँ, ये संकट मुकेश सहनी की जाति के साथ भी है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से जो मल्लाह है और दूसरी जो उपजातियां हैं वो मुसलमानों के साथ पोलिंग नहीं करती हैं। आप तो ये जो अलीनगर की सीट डिवीजन है, देखिए ना अजीत जी, अलीनगर की सीट देखिए। अलीनगर हाँ की सीट महागठबंधन में मुसलमानों के लिए ही आरक्षित मानी जाती थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, हैं? हाँ और कहा गया कि वहाँ मुसलमान ही दिया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा भी था मुसलमान को ही देंगे, लेकिन वहाँ मुसलमान को न देकर ब्राह्मण को दे दिया गया। जबकि अलीनगर में अब्दुल बारी सिद्दीकी की हार के बारे में यह सवाल पूछा जाता था कि भाई, जो मुसलमान तो आपके साथ रहे ही, यादवों ने वोट नहीं दिया इसलिए आप चुनाव हार गए। हाँ, इसलिए तो हार इस गए। बार हाँ आपने मुसलमान को ही बेटिकट कर दिया वहां हाँ, बैठका टिकट को। बेटिकट कर हाँ, दिया। और वो ये उनकी नाराजगी दिख भी रही है, उन्होंने जननायक वाले सवाल पर तो सवाल उठाया ही ना, कि जननायक जो है सो बिल्कुल। तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर अब्दुल बारी हुँ, सिद्दीकी ने सवाल उठाया। तो इतने बड़े हुँ, नेता, और एक तस्वीर आई थी, वो भले कोई इंसिडेंस हो, लेकिन हुँ, जिस तरह की आत्मीय तस्वीर अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रशांत किशोर की आई थी, वो भी एक कहानी थी, उस पर भी कई दिन कहानियां चली थी। वो बाई चांस ही बिल्कुल। था, एक कॉन्क्लेव की तस्वीर थी, लेकिन वो हुँ, तस्वीर भी लोगों ने देखी और उसका कई तरह से प्रचार किया गया। तो आरजेडी की का जो सद्भाव था मुसलमानों के प्रति, जो सद्भाव मुसलमानों का जो सद्भाव होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। हुँ, और उसका बिल्कुल। कारण यही है कि आप उसको बंधुआ मान करके चल रहे हैं, उसके लिए अपनी तरफ से कुछ करने को आप राजी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि वो आपका समर्थन करे, आपके यादव हुँ, उम्मीदवारों को चुनाव जितवाए, आपके यादव उसको नहीं जितवाएंगे। तो हुँ, एक तो इसकी वजह से हुआ, और दूसरा क्या, आजकल जब सभी जातियां, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो खुदरा दुकानें जातियों की जो लगी हैं, जो डाइवर्सिफाई हुँ, हुआ है कास्ट का, जो ग्राउंड लेवल पर फ्रेगमेंटेशन कास्ट का हुआ है, वो क्या मुसलमान में नहीं होगा? थोड़े ना, मुसलमान के मन में बिल्कुल। भी है कि वो अपनी संख्या बढ़ाए, वो हुँ, अपनी अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाए, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाए। ये वो चाह रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी संख्या कम हो गई है, लोएस्ट है संख्या। हुँ, जब एक समय 30-32 मुस्लिम एमएलए होते थे, 85 के चुनाव में 30 या 31 एमएलए जीते थे मुसलमानों हुँ, के, अब वो घटते घटते 20 के नीचे आ गई है उनकी संख्या। तो वो क्या नहीं चाहते कि हमारी संख्या बढ़े? तो हुँ, अपनी जब बिल्कुल। हर जाति अपनी संख्या बढ़ाना चाह रही है। आप देखिए सोशल मीडिया में कि भूमिहार बता रहे हैं कि हमारा 47-48 कैंडिडेट है हर पार्टी से, और जिस हुँ, पार्टी से भी लड़ रहा हो उसको वोट देना है। हमने हुँ, पटना की खबर देखी, ज्ञानेश्वर जी की वैश्य चेतना समिति की बैठक हुई थी, और उसमें वैश्यों ने कहा कि हमारी जाति का कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी से लड़ रहा हो उसको वोट देना है। तो बिल्कुल। जब हर और जाति अपनी पटना बैठक में करके, कास्टों को देख लीजिए ना, कास्टों को हाँ देख लीजिए देखिए, ना, कि हाँ भाई कुम्हरार में, बाजीपुर में मुस्लिम नबीन और कुम्हरार में केसी सिन्हा। कुम्हरार किसी से ना, हाँ। तो जी, ये जो जब जब ऐसी ऐसी कमिटेड जातियां अपनी जाति देख करके वोट करने की बात कर रही हैं, तो मुसलमान भी हुँ, कह रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हुँ, हम अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे, हम आरजेडी के बंधुआ नहीं रहेंगे, कांग्रेस के नहीं रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे। जिसका उम्मीदवार हमारा जाति का, हमारा मुस्लिम है, वो अगर जीतना चाहता है हम उसको वोट करेंगे। तो हुँ, समूचे सीमांचल में ये स्थिति दिखेगी, और इसलिए तेजस्वी यादव और आरजेडी, समूचा लालू यादव का की जो पार्टी है वो नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव फोर्सेज वहां चुनाव लड़ रही हैं। हुँ, मुस्लिम उम्मीदवार उनके चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत हुँ, किशोर ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, तो उनके प्रति एक सद्भाव है। वो लगातार बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ उनके हमले लगातार हो रहे हैं, और ये दिखने भी लगा कि उनकी बीजेपी की बी टीम जो उनको बताते थे, वो लोग अब ये बात नहीं करें कि वो बी टीम। हुँ, भाई अगर बी टीम होते तो वो क्यों बीजेपी के नेताओं पर इतने अटैक करते, और चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजता थोड़े कि दो आपका बिल्कुल। वोटर लिस्ट है। तो हुँ, अब ये तो दिख रहा है कि लड़ाई है, उस लड़ाई का वो फायदा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों में एक गुडविल उनकी बन रही है, और उन्होंने कैंडिडेट हुँ, भी अच्छे दिए हैं उस तरह के, जिनको मुसलमान जिनके पीछे खड़ा हो रहा है। भाई वो तो हुँ, उनकी सभा आप आलमनगर की आज कर रहे हैं, मोतिहारी, चंपारण की जिन सीटों पर वो सभा करने गए, चिरैया, ढाका, जहां भी गए वहां भीड़ जुटी है। वो हुँ, उसी समय उनका कैंपेन नीचे गिरा हुआ दिखा जब वो बैठे हुए थे।
जब वो नहीं बिल्कुल। निकल रहे थे। जब वो नहीं हम्म, निकले उस समय ये होने लगा कि उनका कैंपेन अब पंक्चर हो गया है। जब हम्म, से वो निकले हैं वापस लोग उनके पीछे, उनके उम्मीदवारों के पीछे घूमने लगे। तो एक तो मुसलमान का अपना लीडर चुनना, उनका एक ये हो गया कि तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं हो सकते। जैसे हम्म, मुलायम सिंह यादव थे, जैसे लालू यादव थे, उस तरह से तेजस्वी यादव नेता नहीं हो सकते। तो फिर हम्म, अपना नेता उनको चुनना है, तो वैसी नेता हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक एग्रेसिव लीडर हैं और मन की बात करते हैं, नौजवानों के मन के लायक बात करते हैं, तो लोग उनके पीछे चले जाते हैं। आप हम्म, सिंपल एक बात देखिए ज्ञानेश्वर जी की, उनके अख्तरुल ईमान को 3,09,000 वोट आया था इस बार चुनाव में, बिल्कुल, 24 में। बिल्कुल। उतने से ही 4-5 सीट जीत जाएंगे। जब हम्म, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने का चुनाव था, उस चुनाव में मुसलमानों ने जब उनको 3 लाख वोट दिया, तो उतने ही वोट से 4-5 सीटें वो निकाल लेंगे, सिर्फ हम्म, अख्तरुल ईमान का वोट से। लेकिन इस बार उससे बेटर पोजीशन में है। हम्म, और प्रशांत किशोर भी उसी तरह से, उनका एक तो एक जो अररिया में, अररिया का जो इलाका है, जोकीहाट, जहां से सरफराज चुनाव लड़ रहे हैं, सरफराज जो जो तस्लीमुद्दीन किया अहमद के बिल्कुल। बड़े बेटे को उन्होंने हम्म, जोकीहाट से टिकट दिया है। तो ये एक पूरा अररिया का इलाका एक अलग किस्म के मुसलमानों का इलाका है, कुल्हिया जिनको बोलते हैं, उनका ये हम्म, अररिया में उनकी आबादी ज्यादा है और वो लोग डिक्टेट करते हैं। अगर उनका ही समर्थन आ जाए प्रशांत किशोर के साथ, तो फिर अररिया साफ हो जाएगा। और नहीं, बात तो किशनगंज यही में कही अगर जा रही है, बात तो यही कही जा रही है कि जो प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान आ रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जीत हासिल करने के लिए हमें कुछ हिंदू मतों की जरूरत भी है, और हाँ, प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर यदि कुछ हिंदू मत मिल गए और मुसलमान साथ हो गए तो फिर तो कई सीटें निकल जाएंगी। हाँ, निकल ही जाएंगी ना। तो वो यही देख रहे हैं, कहाँ कहाँ बिल्कुल। हिंदू का वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के साथ जा रहा है, हम्म, कहाँ लालू यादव की कैंडिडेट के साथ जा रहा है, और कहाँ वो ऐसी का कैंडिडेट अपने दम पर जीतने में सक्षम है। तो वो बिल्कुल। ये आकलन करके, और किशनगंज में तो ओवैसी की ताकत हम लोग को पता है। वो उनको हमने कहा कि सिर्फ अख्तर उल ईमान के वोट से उनको सीटें वहां मिल जाएंगी। और हम्म, जो 60% 70% वाली सीटें हैं, चाहे ठाकुरगंज की सीट हो, बहादुरगंज की सीट हो, कस्बा और कोचाधामन की सीट हो, अमौर की सीट हो, तो इन सीटों पर तो कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना मुसलमान को। वहां बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुसलमान ही जीतना है। एक आध हम्म, सीट छोड़ दीजिए, तो कोई हिंदू लड़ भी नहीं रहा है किसी बड़ी पार्टी से। तो वो अपना इसी तरह से वोट करेगा, जिस जिस तरीके से यादव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, कुशवाहा कर रहे हैं, राजपूत कर रहे हैं, भूमिहार कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, उसी तरह से मुसलमान भी कर रहा है। और हम्म, इसलिए ये तय मानिए कि वहां प्रशांत किशोर को भी वोट मिलेंगे, ओवैसी को भी मिलेंगे, और जहां तेजस्वी यादव का कैंडिडेट यादव वोट या दूसरा वोट अपने साथ ले आकर के जीतने के कंडीशन में होगा, वहां उनको भी मिलेगा। तो बिल्कुल। ये जो एक मिथक था कि वो पूरा वोट एकजुट है, वो हम्म, मिथक एक टूटा है। हालांकि ये अभी सीमांचल के बाहर देखने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी, आमतौर पर वहां कंसंट्रेशन बहुत है, लेकिन मुसलमान का लगभग 75% वोट उत्तर बिहार में है। हम्म, वो सीमांचल में 25% वोट है, कंसंट्रेटेड है कुछ एक सर्टेन 20-25-24 सीटों पर। बाकी 75% गंगा के इसी पर ज्यादा वोट है, जो मधुबनी, दरभंगा, मतलब तिरहुत का इलाका है, मिथिला का इलाका और सारण के इलाके में, इस इलाके में ही मुसलमान का वोट ज्यादा है। और हम्म, वहां क्या ट्रेंड रहता है वोटिंग का, शहाबुद्दीन के बेटे को ले आए हैं, उस एक ट्रेंड को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है सारण के इलाके में। इस तरह के मोतियुर रहमान साहब के बेटे फैसल रहमान लड़ रहे हैं ढाका में, उस इलाके में भी उस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। तो अलग हम्म। अलग इस इलाके में अभी देखना होगा, लेकिन सीमांचल में तो मुसलमान को कोई चिंता नहीं है। वो एकदम एकजुट होकर के, आंख मूंद करके आरजेडी को वोट नहीं करने जा रहा है। चलिए, सीमांचल की बात हो गई, अब आगे बात करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी आज आ ही गए बिहार और तेजस्वी यादव के साथ साझा सभा की, और नीतीश कुमार के बारे में कह दिया, ज्यादा हमलावर बीजेपी के पति थे, नीतीश कुमार के बारे में कहा कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। अब रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार चल रहे हैं, और उन्होंने उतना बड़ा सपना दिखा दिया कि भाई मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार हम देखना चाहते हैं। क्या क्या सपना दिखाया जा रहा है, जैसे हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। हमें तो वही दिन भी याद है कि कितने कितने महीनों के बाद तनख्वाह आते थे। हमारे पिताजी भी सरकारी सेवा में थे, आपके पिताजी भी सरकारी हाँ, सेवा में थे, याद है ना? हाँ, हाँ, तो क्या वही हो तो। रहा है जी। वही नहीं, वही बेचना, सपने बेचने की बात हो रही है, सिर्फ सपने बेचने की बात हो रही है। तो लेकिन हम्म, अभी जो ये एकदम ट्रेंड था मोदी जी का, हम्म, नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से तो लोगों को सपने दिखाए थे कि भाई ये हम्म, जो मेड इन चाइना लिखा होता है, ये मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। उन्होंने मेक इन इंडिया का शुरू भी कर दिया, मेक इन इंडिया अभियान चला, इतना हम्म, कैंपेन हुआ। हम लोगों ने मेक इन इंडिया वाला शेर देखा होगा आपने भी, तरह तरह के इक्विपमेंट उपकरण वाला शेर था। तो अब हम्म, उस तरह से अब उसे आगे बढ़ के कुछ बेचना है। हमने देखा हम्म, तेजस्वी यादव ने तो अब लिख करके दे दिया कि हम फुलफिल करेंगे अपना वादा, जो है उन्होंने तो लिख करके दे दिया। भाई बिल्कुल। वो कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतने लोग करेंगे क्या, भाई कौन सा काम हम्म, करवाइएगा आप उन लोगों से। भाई जी। 7% आबादी ग्रेजुएट है, सिर्फ 7% आबादी बिहार की ग्रेजुएट है।
और ग्रेजुएट से नीचे के लोगों को आप क्या नौकरी दीजिएगा? आप कह रहे हैं कि नौकरी करने योग्य लोगों में से हम 50% को सरकारी नौकरी दे देंगे और ग्रेजुएट है सिर्फ 7%। तो आप क्या नौकरी देंगे, उनसे क्या काम कराएंगे, उनको बिठाएंगे कहाँ? उनके लिए भाई 2.5-3 करोड़ आदमी को बैठाने के लिए 20 महीने में आपको बिल्डिंग बनानी होगी और कुर्सी टेबल खरीदना होगा, उसी के पैसे नहीं बचेंगे आपके पास। सैलरी वेतन तो छोड़ दीजिए, उनसे काम क्या कराएंगे? ये सब चीजें कही जा रही हैं। तो ये राहुल गांधी ने जो कहा कि मेक इन बिहार होना चाहिए है, तो ये एक सपना बेचने की बात है। भाई उस मोबाइल की फैक्ट्री बिहार में लगी तो कोई कह भी नहीं रहा है। आप बिहार में मोबाइल की फैक्ट्री क्या लगानी है? आप बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बिहार में, हम अभी पता नहीं आपकी नजर में आया कि नहीं आया होगा तो हम भेजेंगे। एनके सिंह ने कल एक आर्टिकल लिखा है। एनके सिंह जो फाइनेंस कमीशन के 14th या 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और आईएएस थे और बड़े अच्छा इकोनॉमिक्स पर उनके व्यूज होते हैं। एनके सिंह ने लिखा है कि बिहार के वर्कफोर्स में, बिहार की जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा 26.6% हो गया है। तो ये हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि हमारा सिर्फ सर्विस सेक्टर है या एग्रीकल्चर का सेक्टर है। इंडस्ट्रियल आउटपुट इस तरह से हो रहा है कि इंडस्ट्री का हिस्सा जीडीपी में 26.6% हो गया, लगभग 27% हो गया। तो इसका मतलब स्मॉल स्केल पर ही हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होने लगा, फैक्ट्री कारखाने लगने लगे, देर से ही सही लेकिन कारखाने लग रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आ गई है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है। उन्होंने और भी बिहार की इकोनॉमी को लेकर के उन्होंने जो बहुत आई ओपनर है वो उनका आर्टिकल एनके सिंह का, कि किस तरह से नीतीश कुमार ने समय ही धीरे धीरे ही वो चीजें बिहार में सुधर रही है। तो इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन वो मोबाइल की इंडस्ट्री लग जाए ये कोई नहीं कर रहा है। ये तो नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री दावा कर ही रहे हैं ना कि हम लोग दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल सेट बनाने, हैंडसेट बनाने वाले देश हो गए। हमारे यहाँ से तो सारा मोबाइल आईफोन का बन के जा रहा है वहां अमेरिका में, यही भारत का बना हुआ एप्पल का प्रोडक्ट वहां बिक रहा है। तो मोबाइल की फैक्ट्री तो आप वहां लगाइए जहां बाकी आपके रॉ मटेरियल्स उसके बिक रहे हैं। लेकिन खैर वो भी क्या है, असेंबल होना है। असेंबल तो बिहार में कहीं भी कर सकते हैं, माल तो चाइना से ही आके असेंबल होना है, यहाँ भी सब असेंबल ही हो रहा है, मोबाइल बंद तो रहा नहीं है। तो वो आप कहिए, उस तरह के वादे करिए, लेकिन बिहार के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो बेस्ट मॉडल है वो करिए। इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, एग्रो बेस्ड दूसरे इंडस्ट्री लगने हैं, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगनी है, वो तमाम आप वादे करिए, वो लगाइए। लेकिन वो तो बाद में चला गया, आईटी पार्क वगैरह सब बाद में चला गया। अभी तो यही है कि हम 20 महीने में 2.5-3 करोड़ आदमी को नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। तो ये सब सपने दिखाने की बात है ज्ञानेश्वर जी। इन बातों का कोई आधार नहीं है जिसको हम कहें, जिस पर हम लोग चर्चा कर सके। हम लोग क्योंकि उन्होंने कहा है, बड़े नेता हैं, तो हम लोग उस पर बात करनी है तो कर रहे हैं, नहीं तो वो आम आदमी भी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर कहिएगा किसी को, आज हमारे एक मित्र हैं, नेता हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे तेजस्वी यादव कह रहा है, ऐसे ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं। हमने कहा कि देखिए आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या बनने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हमको एमएलए बनना है या एमएलसी बनना है। हमने कहा कि अगर हम आपको कहें कि हम आपको अगली बार सरकार आ रही है अगर आरजेडी की या बीजेपी की, हम आपको एमएलसी बनवा देंगे, तो आप हमारी बात पर यकीन करिएगा। लेकिन अगर हम आपको कहें कि अभी अगले महीने नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट का रिसफल करने वाले हैं, उसमें हम आपको मंत्री बनवा देंगे, उसके बाद हम राज्यसभा भेज देंगे, तब तो आप नहीं मानिएगा ना। वो कैसे मानेंगे? तो हमने कहा कि ये ऐसी बात है, यहाँ सब आदमी समझ रहा है इस बात को कि जो वादा किया जा रहा है वो करने की स्थिति इनकी नहीं है, ये झूठा वादा किया जा रहा है। तो लेकिन अब यह वादे कर रहे हैं ये लोग, अपने लिख रहे हैं तेजस्वी प्रण में, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो रिमोट कंट्रोल वाली कही राहुल गांधी ने, देखिए ये अब हम लोग कोई पार्टी के प्रवक्ता है नहीं कि उस तरह से हम लोग जवाब दें, लेकिन बीजेपी वाले जो जवाब देंगे वो हमको पता है क्या जवाब देंगे। उन लोगों को उनको हमको कहा, बल्कि हम क्या कहें कि रिमोट से उनको सरकार चलाने की आदत है, तो उनको लगता है कि किसी को भी रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। आप नीतीश कुमार को कोई व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से नहीं चला रहा है, और नीतीश कुमार को कोई कभी नहीं चला सका है। और यही कारण है कि आप नीतीश कुमार को देखिए, उनके शासन को देखिए, आप बताइए कभी कोई भी एक व्यक्ति उनके इर्द गिर्द 1 साल 2 साल 3 साल से ज्यादा दिन रहा हो, बहुत पावरफुल हो गया हो और उसको नहीं बदल दिया गया हो। क्योंकि जैसे नीतीश कुमार को लगने लगता है कि ये व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है या ये व्यक्ति हमसे अलग हट के अपना कोई एजेंडा चला रहा है, तुरंत उसको किनारे कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा टिकट बंटवारे में, जैसे ही उनको पता चला कि हमारे से अलग हट के कोई एजेंडा चल रहा है, उन्होंने कैसे डिसीजन किए। 6 उनको जो सीटें, जो लिस्ट आई थी कि ये चिराग पासवान को मिल रही है, उसकी 5 या 6 सीटें तो जेडीयू लड़ रही है। तो ये उन सारी सीटें बदली उन्होंने उनके पास, उन्होंने अपने हिसाब से। और जो हम बार बार कहते हैं कि जो क्राफ्ट्समैनशिप है, पॉलिटिक्स अगर एक क्राफ्ट है, एक कारीगरी है, एक आर्ट है,
तो वो नीतीश कुमार के 101 उम्मीदवारों की सूची उठा करके देखिए, वो कारीगरी दिखेगी, वो कलाकारी दिखेगी, कैसे उन्होंने टिकट बांटे हैं, किस तरह से एक एक जाति, सबसे छोटी से छोटी जाति 0.1%, 0.2% जाति वाली वोट वाली जो जाति है उनको टिकट दिया गया, किस जगह पर टिकट दिया गया, उनको कैसे उनके साथ दूसरे वोट जोड़े जा रहे हैं, ये कारीगरी देखिए। ये कोई आदमी ऐसा कर सकता है जिसको रिमोट से चलाया जा रहा है, वो आदमी ऐसी कारीगरी कर सकता है। तो नीतीश कुमार एक क्राफ्ट्समैनशिप है उनके अंदर, पॉलिटिक्स का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। वो एक ये अपमानजनक बात है। आप एक तो नीतीश कुमार का भी और बिहार के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार तमाम उस अवस्था में भी, बेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में नहीं होते हुए भी, अपना एजेंडा खुद चलाने में सक्षम है। चलिए, तो नीतीश कुमार अपना एजेंडा खुद चलाने में सक्षम है और बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में ऐसी वैसी कैसी क्या क्या बातें हो रही है, यह सब हम और आप देख ही रहे हैं। तो चुनाव की चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।